नमस्कार साथियों, जीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जो लोग आगे की पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह रणनीति शायद बेहतर सिद्ध होगी। जो लोग मेंस दे रहे होंगे, उनके लिए भी रणनीति सिद्ध होगी, कारगर सिद्ध होगी। तो बहुत लोग इस उपापों में रहते हैं, इस असमंजस में रहते हैं कि हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ाई का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। बेसिकली आज हम बता दें क्या हम जीएस2 से रिलेटेड बात करेंगे और जीएस2 से रिलेटेड जो सेक्शन 1 है उसको हम लोग डील करेंगे, पॉलिटी सेक्शन। आपको पता है मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। बच्चे हमेशा इस असमंजस में रहते हैं कि मेंस करें या प्री करें, या बच्चे ये देखते हैं कि जैसे सामने पीटी एग्जाम है, तब वो इस प्रयास में रहते हैं कि पहले हम प्री पास कर लें। तो हर एक डायमेंशन पे बात करेंगे हम लोग, पहले किसकी तैयारी करें, कैसे पढ़ें और उद्देश्य क्या होना चाहिए। नेचर ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। आप एक सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, है ना, सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, आपसे क्या अपेक्षाएं रहती है बीपीएससी की, आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। हम हमेशा क्लास लेने से पहले फर्स्ट क्लास जो मेरा होता है, जिसे आप ओरिएंटेशन सेशन कहते हैं, इसमें हम हमेशा यही कहते हैं कि आपको पीएचडी नहीं करना है, समान अध्ययन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यही है ना जीएस2 जनरल स्टडीज, समान अध्ययन। जब समान अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य तरीके से हमें पढ़ना है, सामान्य तरीके से आप अपने आंसर को प्रस्तुत करिए। जो सामने कॉपी चेक कर रहे हैं, यदि वो आपकी कॉपी को पढ़े तो उनको जटिलताएं नजर नहीं आनी चाहिए। आप जो लिखे हो पैराग्राफ में, पॉइंट में, तो जो पॉइंट लिखे हो उससे रिलेटेड अगले पॉइंट्स में उसे पढ़ने में मजा आना चाहिए। आपके आंसर अंत तक पढ़ें। यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो उत्तर लेखन तो आपको करना चाहिए। हम आज क्लास के ऊपर नहीं आएंगे, सीधे टॉपिक के ऊपर नहीं आएंगे कि हम आए प्रेमल से स्टार्ट कर दिए, फंडामेंटल राइट से स्टार्ट कर दिए या फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा दिए। हम इसकी बातें अगले क्लास में कर लेंगे। मोटा मोटी तौर पे हमें पहले तो यही समझ आना चाहिए ना कि हमें क्या पढ़ना है। हमें सिर्फ तथ्य यानी फैक्ट्स को कलेक्ट करना है या कंसेप्ट के साथ जाना है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो फैक्ट ऑलरेडी कलेक्ट हो जाते हैं। प्यारे साथियों, दिक्कत इस बात की होती है ना कि सामने पीटी रहता है और वो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ फैक्ट कलेक्शन में लग जाते हैं। जब फैक्ट आप कलेक्ट करते हो तो चीजों को आप समझ नहीं पाओगे आगे। आपको लगती है हमारी दुनिया तो बस इसी के इर्द गिर्द है, जो कि ऐसा अमूमन नहीं होता है। फिर आप क्या करते हो पता है कि जैसे बीपीएससी में कुछ नंबर से आप रह गए या फिर पीटी पास भी कर लिए, 2 ढाई महीने 3 महीने 4 महीने आपके पास टाइम है, आपकी समझ उतनी विकसित नहीं हुई, तो आप कभी उत्तराखंड पीसीएस, कभी झारखंड पीसीएस, मतलब इतने तथ्य कलेक्ट कर लेते हो कि खंड खंड में बट जाते हो। ठीक है ना।
आपको ये समझना पड़ेगा आपका माइंडसेट क्या है, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जब आपको बेसिक जानकारी नहीं रहती है ना, तो फिर आगे आपको दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी चाहिए। हमें सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। इससे आपको पता चलता है हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितने हमें तथ्य जुटाने हैं, कितने हमें कंसेप्ट क्लियरिटी करना है, किन टॉपिक पे हमें डीपली अध्ययन करना है, किन टॉपिक को हमें लाइटली लेके चलना है। ठीक है, तनाव नहीं लेना है। ठीक है, बेसिकली ये आपका पहला क्लास है। जो मेंस दे रहे हैं, जो आगे पीटी देने वाले हैं, जो 2 साल बाद देने वाले हैं, तो बच्चे में ये रहता है सर हम तो 2 साल बाद देंगे, 3 साल बाद देंगे। हमें 1 डेढ़ साल पीटी में रहता है, बच्चे अभी से फैक्ट रटे जा रहे हैं, लाल पियर हरा हरा, और इससे आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है ना। आपको समझना पड़ेगा कि आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, तो क्या आप में एक मैनेजमेंट क्षमता होनी चाहिए। आपका माइंडसेट लॉजिकल हो, यानी तार्किक हो, है ना। आप लोग तो इतना बुद्धिमान हो, तो फिर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग सही तरीके से क्यों नहीं करते हो, है ना। इतना तनाव लिए जा रहे हो, 20 से 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में इतने तनाव लिए जा रहे हो। जवानी में तनाव आना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना। आप देखो ना, फॉर एक एग्जाम्पल, मोदी 70+, पुतिन 70+, ट्रम्प 70+, पीएम और सीएम के पोस्ट एक ही होते हैं, तब पर भी लोग क्या छोड़ देते हैं राजनीति करना, या चुनाव में अपना जोर नहीं लगाते हैं। लगाते हैं ना, वहां तो और फाइट है, तब पर भी लोग आशावादी बने रहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है ना। उनको कोई कह दिया अरे हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, सुन के ये माइंडसेट का गेम है। कोई एग्जाम हार्ड, कोई एग्जाम इजी नहीं होता है, सब आपके माइंडसेट का है। यदि आप पढ़ोगे तो सारे एग्जाम इजी ही लगेंगे, नहीं पढ़ोगे तो भगवान आपका भला करे। ठीक है ना। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस सब पे बातें करेंगे। थोड़ा जो आपके दिमाग में जंग लगा हुआ है ना, जो आपको सोच नहीं पा रहे हो, दूसरी की बातों पे चल रहे हो, तो उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप दूसरे के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हो, खुद के लिए दे रहे हो। पहले खुद की लाइफ बदलेगी, बाद में आप दूसरे की लाइफ बदल लेंगे। ठीक है। तो भाई देखो, अभी बिहार को लेकर सीएम की पोस्ट एक ही है ना, तब पर भी फाइट भरा पड़ा है। टीम इंडिया में देख लो कितने प्लेयर खेलते हैं, 11 प्लेयर। कितने प्लेयर हैं, लाखों प्लेयर, उससे भी ज्यादा, पर भी लोग आशावादी बने रहते थे। हाँ, तो हर साल आपके अच्छे खासे 900, 1000, 2000 सीट आ रहे हैं, फिर आप कहाँ खोए हो प्यारे। इन बातों को ही आपको समझना होगा, जानना होगा, है ना। तो ये हटा लीजिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बस एक ही बात सोचिए कि जब हम इस रंगभूमि में आ ही गए हैं, परिणाम जो भी हो, ठीक है ना, हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे हम। जब आपका निर्णय दूसरे लोग ले रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपसे एग्जाम होगा, आपसे एग्जाम नहीं होगा, तो सिविल सर्वेंट से तो
ये आशा नहीं रहती कि अब दूसरे की बातों पे चले, उसे ये आशा रहती है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके अंदर निर्णय लेने की कितनी क्षमता विकसित है। आपसे ये आशा रहती है। आपसे ये आशा नहीं रहती कि 10 लोग क्या बोल रहे हैं। आपसे ये आशा रहती कि 10 लोग के बीच में आप कितना उसको मोटिवेट करके अपने पक्ष में लाते हो। सकारात्मक सोच के साथ हमेशा लगिए। नेगेटिविटी तो चारों ओर फैली है, उससे दूर रहना है। लाइब्रेरी में गए या कहीं और गए, दूसरा क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं। आप सिलेबस देखोगे तो दूसरे की डेस्क देखने की जरूरत होगी ही नहीं आपको, यकीन मानो। दूसरा कोई बुक ले आया, फलना फलना फलना, अब उसको देखे जा रहे हो, पूरे तनाव में है। बस एक वर्ड जान लोगे, डिप्रेशन। अरे भाई, डिप्रेशन एक छोटा वर्ड है, इसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। उस पे नहीं जाना है, ठीक है ना। किस बात का डिप्रेशन? पढ़ाई से इजी तो कुछ होता ही नहीं है। और जितना पढ़ोगे उतना आप सीखोगे। एक स्टेटमेंट है ना सुकरात सर का, कि मैं उस अर्थ में ज्ञानी हूं कि मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता है। मतलब सीखने का स्कोप हमेशा रहना चाहिए। और हमेशा कैसे रहेगा? जब आपके अंदर डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूटी, DDC, ठीक है। DBC मत याद कर लेना, ठीक है। बहुत लोग प्रचलन में दाल भात चोखा, वो नहीं, हम DDC बोले हैं। डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूटी। यदि ये तीनों चीजें आपके अंदर हैं, आप सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हो सकते हैं कि आप PDF के स्तर पे सफल ना हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में जरूर सफल होते हैं, है ना। तो जो हमारी क्लासेस चल रही थी, हमारे यहाँ जो क्लासेस खींचने वाली क्लासेस नहीं चल रही थी, जो लोग जुड़े हैं तो जान ही रहे होंगे। यदि हम आज एक टॉपिक लिए तो टॉपिक को एंड करेंगे BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। BPSC के वाले लोग कहते हैं सर फलाना ढिकाना चाहिए, ये सब एग्जाम आ रहा है, क्या करें। तो पहला आप देखिए कि यदि आप GS पढ़ रहे हैं तो GS के स्टैंडर्ड पे कौन कौन से आपके एग्जाम हैं, वो कैटेगरी वाइज आप देख लें एक बार। आप कहते हैं ना कि जैसे आप सपोज करो, है ना, आम का पेड़ है, बहुत सारे आम लगे हुए हैं। जब आप कुछ बड़ा सोचते हो तो आम के जो पेड़ हैं, जो सबसे ऊपर में आम आपको दिख रहा है, टॉप पे दिख रहा है, उस पे ढेला मारो, उस पे तीर चलाओ। यदि चूक भी गए तो जब वो वापस आएगा तो हो सकता है कि एक दो आम आपको गिरे मिलेंगे, है ना, टूटे हुए मिलेंगे, ठीक है। आप जब नीचे को ही टारगेट आप करोगे, दरोगा हो गया या जो भी एग्जाम हो गया BPSC के स्टैंडर्ड पे, तो फिर आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी होगी नहीं, और एक साल यूं ही चक्र व्यूह में फंसते चले जाओगे। इससे बेहतर है कि क्यों ना हम 4 5 6 महीने 7 महीने अपने ऊपर बेहतर तरीके से काम करें। कोर सब्जेक्ट हमेशा कंप्लीट रखें, चाहे कोई भी PCS दो, है ना, कोई भी खंड खंड में बटा हुआ है, क्या दिक्कत है। जब आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छे से रहती है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। कोर सब्जेक्ट कहने का मतलब आपका होता है हिस्ट्री, उसमें कल्चर सेक्शन भी आते हैं, पॉलिटी, इको जियो, आर्थिक भूगोल, ठीक है ना, ये सारे। तो ये सारे जो कोर सब्जेक्ट हैं उसको अच्छे से क्लियर करिए। फिर करंट अफेयर्स हैं, वो डेली बेसिस पे आप थोड़ा 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 पढ़ते रहिए ना। यदि आप पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, कोई भी एक मंथली मैगजीन आती हो तो उसे आप पढ़ने की प्रयास करें। आप सोचो कि 30 दिन बाद ही तो कोई मैगजीन आएगी,
तो 30 दिन में आप एक मैगज़ीन को कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको पेज वाइज़ करके बाँट के चलो कि आज हमें ये कंप्लीट करना है या टॉपिक वाइज़ बाँट लो, सबसे अच्छा है कि हमें आज के दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो 30 दिन में वो तो मैगज़ीन कंप्लीट हो जाएगी। जब लास्ट में फिर एक 6 महीने पे, साल भर पे आता है, तो जब उसको गो थ्रू करोगे ना, तो आपको लगेगा कि सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है? ये होता है। तो चलिए ये सब थोड़ा-सा बेसिक बातें रहा, क्लास तो आगे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन ये बातें आपको जानना ज़रूरी है और स्टार्ट करने से पहले हम बताएँगे, पहले किसकी तैयारी करें, कैसे पढ़ें और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है ना? उस उसके बाद थोड़ा-सा हम ये टॉपिक लिस्ट भी आप सामने देख रहे होंगे, उसको भी दिखाएँगे। फिर 3-4 सालों में जितनी भी क्वेश्चन्स आए हैं, उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ पे आसमान से नहीं आ रहे हैं, मंगल ग्रह या अन्य ग्रह से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप जो पढ़ें, उसी से क्वेश्चन आते हैं। मानो आपका छोटा भाई हो, रटने में एक्सपर्ट हो, दीजिए ना रट्टाबाजी करके पूरा एक-एक चीज़ सुना देगा। लेकिन आपसे वह रटा नहीं जाएगा इस एज पे। आप समझ सकते हो अच्छे, समझा सकते हो अच्छे। लॉजिकल थिंकिंग कब आप कर पाओगे? जब उस विषय का गहन अध्ययन करोगे। हाँ। अब गहन अध्ययन करने का मतलब ये नहीं है कि हम जीएस2 का पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जाके अब ऑप्शनल का सिलेबस लेके बैठे हैं, एकदम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बच्चे में तो ये समस्या आ रही है, क्लास चल रहा है, कमेंट कर रहे हैं, सर ये। अरे भैया, पहले आप पढ़ो तो सही। जब हम पढ़ाएँगे, क्वेश्चन दिखाएँगे, फिर पढ़ाएँगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, फिर हम जो वीकली टारगेट कंप्लीट करवाएँगे, उससे हम टेस्ट ले लेंगे। वो पढ़ाई से पहले एकदम मन में दुविधा लिए पड़े हो एकदम, पहले से माइंडसेट है कि सर जैसे क्लास में आएँगे, ये क्वेश्चन पूछेंगे, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, ऐसे नहीं करना है। जो माइंड में जंग-वंग लगाए हो, बाहर करके आइए, बाहर रख के आइए। हम पढ़ाएँगे, एक-एक चीज़ को हम समझाएँगे आपको, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, अब कमेंट बीच में कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है। पहले समझिए, है ना? आप सवाल करते हैं क्या है ना? विवाद पैदा करने के लिए, विवाद पैदा होने ही नहीं देना है। चीज़ों को समझ लेंगे, लास्ट तक तो क्लास करिए। जब हम कोई चैप्टर रमाने स्टार्ट करें प्रियम्बल, तो उसको लास्ट तक समझने का हम प्रयास करेंगे। फिर यदि कोई सवाल आए तो फिर डाउट ग्रुप का लिंक देंगे, डाउट पूछिए, फिर हम बताएँगे। यदि उसके बाद नहीं समझ में आएगा, बीच में अब हम पढ़ा रहे हैं स्वतंत्रता, सर डिग्निटी थोड़ा बता दीजिए। अरे भाई पहले वेट करो, सब्र। सिविल सर्वेंट से सब्र की आशा ज़्यादा होती है, ठीक है? सब्र का जो होता है ना मान, वो उसमें बंधे ही रहिए, ठीक है ना? और जीएस2 बेसिकली है कि इसमें जितना आप करंट से डाटा लिंक कर पाओगे, मर्ज कर पाओगे, उतना बेहतर होगा। कैसे कर पाओगे? जब आपका बेसिक चीज़ क्लियर नहीं है, तो कैसे आप करंट से लिंक कर पाओगे? अब एसआईआर का मामला चल रहा है। एसआईआर का बेसिक जिस्ट तो आपको पता होना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन पे बातें चल रही थी। अब इलेक्शन कमीशन पता ही नहीं इसका उद्देश्य क्या है? कौन लोग इसको अपॉइंटमेंट करते हैं? क्यों इस पे अभी विवाद उत्पन्न हो रही है? सकारात्मक अप्रोच, नकारात्मक अप्रोच, लास्ट में एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ हम उस चीज को एंड करेंगे। ये होना चाहिए। समझे नहीं है लिंक, हाँ ये वो हो गया, ये हो गया, पूरा है ना? इलेक्शन कमीशन ने ये टिप्पणी कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि भाई हम तो डाटा दिखाएंगे ही नहीं। ये काम का नहीं है ना? जो आपके काम का है,
वो लीजिए। हमें भावनात्मक नहीं होना है। लोग एकदम भाव विहूर हो जाते हैं राजनीति में। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं भैया, बात आएगा। आप मोदी किसको गाली गलौज दिए हैं, नीतीश कुमार किसको दिए हैं, तेजस्वी, ये आपके काम का नहीं है। हाँ, सरकार के द्वारा कुछ किया गया है, कुछ योजनाओं पे काम किया गया है, तो उस चीज को हमें जानना है। बिहार सरकार द्वारा कुछ योजनाओं को लाया गया है, वो हमें जानना है। बच्चे किसमें जिज्ञासा रहते हैं पता है? सर ये फलना हो गया, देखिए ना ये बोल दिया। अरे भैया, जिस चीज को लेकर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा है, उस चीज हमसे सुनना चाहते हो? हम बोलने वाले कौन होते हैं बताओ? जो चीज पे सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ले नहीं पा रहा है, हाई कोर्ट स्टैंड ले नहीं पा रहा है, वो चीज पे आप जिज्ञासा रखोगे, सर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कैसे होगा? अरे भैया वो रहने दो, ठीक है। यही तो होता है कि पीएचडी नहीं करना है। पीएचडी करना है तो कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा अच्छा कॉलेज, बहुत सारे बुक पढ़िए, तो समझ में आएगा वैसे क्या है। अब देखो पहले किसकी तैयारी करें, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको हम लिख देते हैं, है ना? तो यहीं पे हम थोड़ा मेंशन कर देते हैं। पहले पहले किसकी तैयारी करें, हम मानिए, है ना? मेंस पढ़ें या पीटी पढ़ें? तो बताओ, यहाँ जो कुछ टॉपिक लिस्ट आप देख रहे हो, ना जाने कितने बार प्री में भी पूछा है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्या पीटी में भी काम आएगा? नहीं। वर्तमान में जो एग्जाम हुए जाके आप क्वेश्चन पेपर देख लो, उसका मूल्यांकन कर लो, उस पर रिसर्च कर लो, तो पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम हमेशा कहते हैं मेंस को लेकर आपका एक अच्छा अप्रोच होना चाहिए। प्रॉपर वे में नोट्स बनाओ। जब हम क्लास लेंगे तो हम आपको क्लास में ही लिखवाएंगे, ठीक है। नोट्स तो चलिए मिल ही जाएगा, तो आपसे आशा ये रखेंगे कि आप जिस स्पीड से हम बोलेंगे उस स्पीड से आप लिखोगे। आप 2 घंटा 3 घंटा क्लास में बैठ ही नहीं सकते हो, क्या खा के एग्जाम दोगे? 3 घंटा का पेपर होता है, डिसिप्लिन के साथ आप 3 घंटा क्लास नहीं लिख सकते हो, नोट डाउन नहीं कर सकते हो पेन पेपर लेके, तो आप सोचो कि आपके अंदर कितने डिसिप्लिन भरे हुए हैं। फिर आपको एग्जाम में क्यों ले, क्यों आप बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो? पहली बात यही है ना? तो आपको ये बातें तो समझना होगा। हम लिखाएंगे, फिर उसी के जो सेंटेंस होंगे उस पर हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर जब लास्ट में कंप्लीट हो गया तो जो मैंने क्वेश्चंस दिखाया है, वो क्वेश्चन का क्या अप्रोच होगा उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। अब बहुत लोग कहते हैं कि सर पहले हम, है ना, सिर्फ बिहार स्टेट पीसीएस दे या अलग भी दे, स्टेट पीसीएस के लेकर बातें होते हैं या पीएससी को लेकर, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर बातें होती। अब कोर सब्जेक्ट थोड़ा सा पहले मैंने बोला कि यदि ये आपकी कंप्लीट है तो आपको खंड खंड में बतने की जरूरत नहीं, चाहे उत्तराखंड दो या झारखंड दो या और भी कोई खंड है तो वो दे दो, ठीक है। कोर सब्जेक्ट हमेशा मजबूत रखो, बाद में आपको एड ऑन ही तो करना है। बिहार है तो बीपीएससी को बिहार से रिलेटेड डाटा को ऐड ऑन कर लीजिए, उत्तराखंड गए तो उत्तराखंड से रिलेटेड डाटा को ऐड ऑन कर लीजिए, झारखंड गए तो वहां से रिलेटेड डाटा को ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे बच्चे एक पूछते हैं, सर जॉब के साथ चुनौतियां आ रही है, तो हमें ये नहीं पता है कि आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है या आपके जॉब के शेड्यूल क्या है। लेकिन हमारे प्यारे बच्चों ये बोलना चाहूंगा, ठीक है चुनौतियां तो हर स्टेज पे हैं, जॉब कर रहे हैं वहां भी आएगी, लेकिन ये आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़ना है। पूरा टाइम मैनेज करो। यदि आप जॉब जा रहे हैं 2 घंटा पहले आप
उठो, दिनचर्या बनाओ, करंट अफेयर्स के सेक्शन को कंप्लीट करो, आओ तो स्टैटिक पोर्शन को लिखो और 1 घंटा अपने उत्तर लेखन पे दे दो। 4-5 आवर यदि आप मैनेज कर सकते हो, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, है ना? है ना? एक कहावत है ना, कोई इंसान हारा नहीं, है ना? यदि आपको लड़ने की स्पिरिट है, लड़ने का जुनून होना चाहिए। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इसी के एक विपरीत है, जब आप पढ़ाई के दिन में कहीं और दिन दुनिया में चले जाओगे, तो उसी के एक विपरीत है, जब नाज मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ठीक है ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। 1 साल मेहनत करके आगे के 30 साल अच्छे से जीना है, या 2-3 साल वेस्ट करके आगे 30 साल मजदूरी करना है। ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है? अब जो सेकंड स्टेज हमारा आता है, कैसे पढ़ें? ठीक है ना? दूसरा, विषय पढ़ें। ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, है ना? कुछ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मानो 1951, 1947 में भारत आजाद हुआ। ठीक है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और उसके अगले ही साल हमें एक संविधान संशोधन की जरूरत पड़ जाती है। जस्ट ठीक 1 साल बाद। ठीक है? जब 1951 में संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी, अब यहाँ पे बच्चे रटे जा रहे हैं। 1951 लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स। भैया इतना भी लैंड रिफॉर्म्स याद नहीं करो, भूमि सुधार की भूमि के अंदर चले जाओ। ठीक है? इतना भी रटना नहीं है। अब 1951 में आपके मन में आना चाहिए, क्या परिस्थितियां बनी होगी इस संशोधन के पीछे? परिस्थितियां भी कह सकते हैं, चुनौतियां भी कह सकते हैं, और जब हो गया होगा तो इसका समाधान भी हुआ होगा। इसी बात को लेकर 1951 में एक संशोधन हुआ। आपके मन में सिर्फ तथ्य नहीं आने चाहिए, फैक्ट्स नहीं आना चाहिए, इसके पीछे कहानी चलनी चाहिए। शंकरी प्रसाद जजमेंट क्या था, आगे के क्लास में बताएंगे। बस आपको सिखा रहे हैं कि डायरेक्शंस क्या होने चाहिए, करने के बाद क्या इफेक्ट्स हुआ। ठीक है? जब आप संविधान पढ़ोगे ना, जब राज व्यवस्था, बहुत मन लगेगा। ऐसे आप संविधान पढ़ रहे हो तो आपके मन में ये पूरा 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां, 22 भाग रटे जा रहे हो। भैया ये नहीं करना है। हमें ये पता करना है कि भैया क्यों बना संविधान, क्या जरूरत पड़ी, हमें ये जानने की जरूरत है। जहां बी आर अम्बेडकर आत्मा थे संविधान के, वहीं नेहरू का दिल था, वहीं सरदार पटेल का दिमाग था। इन सारे लोगों से मिलकर हमारा संविधान का निर्माण हुआ। मतलब ये तीनों और भी थे, बस फॉर एग्जाम्पल हम समझाने का प्रयास किए। उस टाइम कितनी चुनौतियां होगी जब भारत आजाद हुआ, आप सोच कर देखो। तो हमें सिर्फ फैक्ट कलेक्ट नहीं करना है, ये माइंडसेट से निकाल दीजिए। कलेक्ट करना है तो बहुत सारे तथ्य वाले बुक हैं, रटते रहिए, रट्टाबाजी करते रहिए, पीटी मास्टर बनते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? इन सब से थोड़ा सा परे रहिए। ठीक है?
अब मानिए 1956 में ही हम फॉर एग्जांपल, अब इसके पीछे क्या रीजन थे संशोधन, क्या हुआ, आपको ये जानना है। सिर्फ रटना नहीं है, बीपीएससी रट्टाबाजी करके पास नहीं कर सकते हैं, आपको ये जानना होगा। फॉर एग्जांपल नीति आयोग, नीति आयोग, आप रट रहे हैं नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया, रट रट के लाल पिया हरक किए जा रहे हैं। अरे भैया, नीति आयोग लाने का उद्देश्य क्या है, आज की डेट में उसकी क्या प्रासंगिकता है, आगे आने वाले दौर में क्या इसकी उपयोगिता रह जाएगी, इसके जगह पे योजना आयोग को रिप्लेस किया गया तो क्या क्या चीजें इसमें ऐड ऑन किए गए, ये जानने की जरूरत है। ये जानने की जरूरत नहीं है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, इससे आप बीपीएससी पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब ये जानोगे तो 1 जनवरी 2015 का तो ऑलरेडी जिक्र हो जाएगा, प्रधानमंत्री का तो ऑलरेडी जिक्र हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। आई होप हम कहना क्या चाह रहे हैं उस चीजों को समझिए, भाव को समझिए, ठीक है ना। लोग भाव को नहीं समझेंगे, सर हाँ इसका मतलब सर ये बोल दिए, अरे भाव क्या कहना चाह रहे हैं, अंदर से भाव आना चाहिए। ठीक है, जैसे बोलते हैं माँ, माँ क्या एक भाव है, भाव छुपा है, जब माँ शब्द बोलते हैं बस एक वहां बोल दी, इससे नहीं, तो उससे एक आपके अंदर का भाव निकलता है। ठीक है, यदि हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका क्या मतलब होगा, ये समझने का प्रयास आप करें। ठीक है, अभी इलेक्शन कमीशन बहुत मामला में चल रहा है, तभी थोड़ी देर पहले बताए उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, चुनौतियां हैं, वो सब हमें जानना है। अब फॉर एग्जाम्पल जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, अब रटे जा रहे हैं राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, फलना 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 ये सब दिया गया, लाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, ये जानना है। आज के डेट में क्या इसकी प्रासंगिकता है, ये हमें जानने की जरूरत है राइट टू लाइफ को लेकर। ठीक है, सिर्फ रटे जा रहे नहीं काम चलेगा। जीवन का अधिकार में आगे क्या क्या हो सकता है, हमें ये जानने का अधिकार। अब जीवन का अधिकार दे दिया है ना, तो आप एक बात ये जानो, जीवन के अधिकार में अब ये सुप्रीम कोर्ट थोड़ी कर देगा कि कल जाओ फांसी लटका लो, मरने का भी अधिकार है, जाओ फांसी लटका लो, ये नहीं कहेगा। अब जीवन के अधिकार में एड ऑन होगा कि भैया ठीक है, एक स्टूडेंट हो, आपके लिए भी क्या चाहिए, रोजगार 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 बच्चों। ठीक है, एक इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान, बहुत इंसान के लिए यही जीवन का अधिकार है। ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए बस उसको लगता है कि भैया कहीं से हमें रोजगार मिल जाए, एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, हम बस उसी से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हम अपना जीवन यापन कर लेंगे, वही उसके लिए जीवन का अधिकार है। ठीक है, सिर्फ इसके पीछे आर्टिकल याद करने से नहीं होगा। आगे जब रोटी कपड़ा मकान, या आप एक स्टूडेंट हो रोजगार, फिर उससे आगे सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है ठीक है प्रदूषण है, इसको भी जीवन के अधिकार में, भैया इसको किस तरीके से, इस पे हम काम कर सकते हैं, पर्यावरण पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, इस पे भी हम बातें कर लेते हैं। आगे क्या स्टैंड हो सकता है, हम इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे पढ़ना है। ठीक है ना, आई होप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तब तो इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी है नहीं, हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है,
आपको खुद ही समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मेहनत आपको करना है। हमें बीपीएससी नहीं पास करना है, बीपीएससी आपको पास करना है। हमसे ज़्यादा मेहनत आपको करना होगा। अभी हज़ारों बच्चे जुड़े हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हम पढ़ाएँ सारे पास कर गए। तो उसमें से जो बच्चे जितनी मेहनत करेंगे अपने स्तर पे, उतने सफलता के करीब रहेंगे। ठीक है? अब पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य क्या होना चाहिए? तीसरा, उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव की बातें कर रही, ऑब्जेक्टिव की बातें कर रही, जो आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, पर्पस ऑफ एग्जाम, इसकी भी बातें हम कर लेते हैं। प्रबंधक, पहला तो गुण यही होना चाहिए। प्रबंधक यानी मैनेजमेंट। आप कितना बेहतर मैनेजमेंट करते हो? मैनेजमेंट का मतलब समझ रहे हो ना? पढ़ाई के स्तर पे भी कितना मैनेजमेंट करते हो? नहीं चल जाना उठ के कि एसडीसी के साथ, आज से एसडीसी तो हम ही हैं, आज तो डीएसपी हम ही हैं, ये नहीं। ठीक है, बनने से पहले वो सपना आपके अंदर जीवित होना चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम बोले भी हैं, सपना वो जो हमें सोने ना दे, है ना? आप लोग तो एकदम मोबाइल लेके ही सोते हो, उठते हो तो एकदम पूरा 2 जीबी डाटा खत्म करके ही पूरा एकदम दम लोगे। तो ये यही काम चलता है। फिलोसफर कुछ और बोलते हैं, विद्वता कुछ और बोलते हैं, आप उसका उल्टा मीनिंग लगा के एकदम परे रहते हो। तब तक कैसे चलेगा भाई? जितने टाइम है उस पे अच्छे से दे लीजिए आप, है ना? तो मैनेजमेंट किसका करना है? अपनी पढ़ाई का। सिलेबस आप अच्छे से कंप्लीट किए हैं या नहीं, आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या नहीं, इसका मैनेजमेंट करना है। आप सिलेबस छोड़कर कुछ और तो नहीं पढ़ रहे हैं। जब आप अपने पढ़ाई का अच्छे से मैनेजमेंट कर लीजिएगा, तो जब आप सिविल सर्वेंट बन जाइएगा तो वहाँ भी आप अच्छे से मैनेजमेंट करिएगा। ठीक है? तो अपने अभी जो भी फेज में है उसका मैनेजमेंट आपको अच्छे से होना चाहिए। दूसरा, आपसे क्या अपेक्षा रहती है? तार्किकता की। तार्किक यानी लॉजिकल। भावनात्मक नहीं, कोई आ गया एकदम दुखड़ा सुना रहा है, रोए जा रहा है, हाँ 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 कर रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा हो गया कर, ये काम नहीं। लॉजिकल, तार्किक रूप से आप उसको कितना जवाब दे रहे हैं, तार्किकता के साथ आप कितना काम कर रहे हैं, ये आपको जानना है। तो यानी जब आप पढ़ रहे हो तो कोई आ गया, ये नहीं ये होगा, भैया उसको तर्क दो ना कि भैया ये होगा तो कैसे होगा, तर्क के साथ। यदि ये मार्कर मेरे हाथ में है, बोर्ड है मेरे पीछे, तो ये इस पे तार्किकता से बात करेंगे तो कहेंगे भगवान जी आए और बना दिए, नहीं ना। तार्किकता के साथ बनी बातें होनी चाहिए। ठीक है? हमेशा लॉजिकल थिंकिंग करिए, लॉजिकल बातें करिए, ये होना चाहिए। ठीक है? किसी चीज के ऊपर आप विश्लेषणात्मक बातें करिए। ठीक है? समझ रहे हैं ना? तथ्य के लेवल पर सिर्फ बातें नहीं होना चाहिए। हाँ, तथ्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट के साथ जब आप तथ्य को मर्ज कर देते हैं तो फिर सोने पे सुहागा होता है ना? ठीक है? अब राइटिंग की बातें हम कर लें। आंसर राइटिंग की बातें कर लें।
कहोगे सर हम लिखना नहीं जानते। जब आपके अंदर कंटेंट रहेगा तब तो प्यारे बच्चों लिखोगे। ना पढ़े हो ढंग से, ना कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस कोई बोल दिया लिखे जा रहे हैं, लिखे भाई लिखना है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जब आप स्कूल के लेवल पे थे, कॉलेज के लेवल पे थे, तो आप लिखते थे ना, लिख के पास किए। तो अभी भी लिख सकते हो, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, आप उसका समरी खुद से बनाइए। गलत सही अलग मैटर है, धीरे-धीरे ही आप सीखोगे। तो आंसर राइटिंग पे यदि आपकी कमांड है, यदि आपकी पकड़ है, तो आप अच्छा कर जाओगे बीपीएससी में। जहाँ भी रिटेन एग्जाम लिया जा रहा है, वहाँ आप बेहतर कर पाओगे। और जो पॉलिटिकल साइंस की आज हम बात कर रहे हैं, इसके माध्यम से आप एसी में बहुत सारा डाटा पुट ऑन कर सकते हो। एसी का क्लास हम लेने वाले हैं, आगे हम बताएंगे। एसी को लेकर भी हम बात करेंगे, उसके भी पक्ष पे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम पॉलिटी पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मात्रात्मक ज्यादा एरर नहीं आना चाहिए, है ना, ठीक है। मात्रात्मक गलतियों से बचे। आप यदि लिख रहे हैं, ज्यादा यदि एरर लिखेंगे, यदि हर सेंटेंस में एरर है, तो फिर ये दिक्कत है आपके लिए। ठीक है, होगा, हर बार गलती करें करे, आप वही गलती लिख रहे हैं, बार बार एक ही गलती को रिपीट कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, एक पेज में दो चार हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं। अब किसी का हर सेंटेंस में गलत हो रहा है तो दिक्कत है। फिर सेकंड, छोटे छोटे वाक्य में लिखें, छोटे छोटे वाक्य में लिखें या पॉइंट में लिखने का प्रयास करें, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करें। तभी जाके धीरे 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 आपकी आंसर राइटिंग बिल्डअप होगी। एक दिन में आंसर राइटिंग आपकी बिल्डअप नहीं होगी, ठीक है। आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं कर सकते हो, लेकिन एक दिन यदि आप निरंतर लगे हो तो जरूर कर सकते हो, ठीक है। ये सब बातें पे ध्यान होना चाहिए। आई होप समझे होंगे। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो आगामी एग्जाम है या जो मेंस देंगे, ये क्वेश्चंस के नेचर कैसे हैं, कौन सा टॉपिक आएगा, कितने नंबर का आएगा, उस पर एक छोटा सा बात कर लेते हैं। क्योंकि आप लोग हमसे ज़्यादा बिजी रहते हैं, आई होप टाइम कम मिले आप लोगों को। क्योंकि एक टीचर से ज़्यादा एक स्टूडेंट बिजी रहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। किस चीज़ में बिजी रहता है भगवान जाने, लेकिन बिजी तो रहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बीपीएससी पे बात कर लेते हैं। जो मेंस आगे आएगा, सिर्फ हम पॉलिटी सेक्शन की बात करेंगे। जीएस 2 सेक्शन 1 114 नंबर का 67वीं बीपीएससी से जो था पैटर्न चेंज हुआ। 67वीं बीपीएससी में देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन रहते थे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, ठीक है ना। 2 नहीं 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहते थे, 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे 5 क्वेश्चन में, ठीक है। और तीनों क्वेश्चंस 38 मार्क्स का होता था, ठीक है। कोई भी 3 क्वेश्चंस आप लिख सकते थे। 68 से चेंज होकर 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में और करके ऑप्शन रहते हैं 1 और 2, वहां से एक पिक कर सकते हैं, लेकिन 5 जो शॉर्ट में रहते हैं वो आपको लिखना अनिवार्य है, ठीक है। ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू रहा। आप ये कहोगे सर कितने घंटे पढ़े जो हमारा सब चीज कंप्लीट हो जाए। भैया आप कंप्यूटर थोड़ी हो जो घंटों में पढ़ोगे। जब मन थक जाए बंद कर दो, क्लास बंद मत करना, ठीक है। तो जब लगे थोड़ा सा ठीक है पढ़ाई से फ्रस्ट्रेट हो रहे, बंद करके रिलैक्स कर लो, फिर पढ़ो, रिलैक्स करो फिर पढ़ो, रिलैक्स करो फिर पढ़ो। इस तरीके से चलना है, ठीक है। अब मशीन थोड़ी हो कि घिसे जा रहे हो घिसे जा रहे हो। मशीन को भी एक टाइम वेस्ट चाहिए, नहीं तो खराब हो जाता है, ठीक है। इतने शब्दों में लिखे, ठीक है, सब मैटर एक स्टैंडर्ड शब्द हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन
आपके क्वालिटी मैटर करते हैं, ना कि क्वांटिटी। यदि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी लिखते हो तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, ये ये रहा एक बेसिक ओवरव्यू। ठीक है, इतने नंबर के पूछे जाते हैं। अब आगे बच्चों देखोगे, यहाँ पे टॉपिक लिस्ट किया हुआ है। प्रस्तावना बेसिकली जो हिंदी मीडियम में यहाँ जुड़े हैं उनके लिए क्लास लेंगे। इसमें नहीं कि ठीक है आप दूसरे ग्रह से आए हो नहीं जान सकते हो, बिहार में तो हिंदी जान ही पाओगे जब आप बीपीएससी क्रैक कर लोगे। तो जब आप कहीं पोस्टेड होगे या जहां आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको रीजनल लैंग्वेज भी जानना जरूरी होगा, मगही, भोजपुरी, क्योंकि जनता से आप बेसिकली डील कर रहे हो ना, इंग्लिश में डील करोगे नहीं ना। तो इतना भी अंग्रेज नहीं बनना चाहिए इंसानों को। ठीक है, दोनों लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। यदि आप इंग्लिश बोल लेते हो, समझ लेते हो, लिख लेते हो तो अच्छी बात है। हिंदी पे भी आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, तभी हिंदी क्वालिफाइंग पेपर है। जब आप बिपार जाओगे तो वहां भी आपको हिंदी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेम्बल, प्रस्तावना, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे चीज आप प्रेम्बल पढ़ाने से पहले यहां देखोगे प्रेम्बल पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू पढ़ा देंगे, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान, संविधानवाद, राज्य व्यवस्था। फिर उसी के अंदर जब आगे चलेंगे रिटेन अनरिटेन। सिर्फ रिटेन अनरिटेन का मतलब सिर्फ डायरेक्ट हम ऊपर स्टेट फॉरवर्ड नहीं बताएंगे, उसके अंदर कुछ जुडिशियल रिव्यू के प्रावधान है, सुपरमेसी ऑफ पावर का थोड़ा जिक्र करेंगे। तो थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू देंगे, तब हम इस चैप्टर पे आएंगे। जैसे कि आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट में से भी क्वेश्चन पूछा गया है 63rd बीपीएससी के अंतर्गत। तो हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, जहां से आपकी बेसिक चीजें कवर हो उसको भी हम साथ लेकर चलेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेहतर हो। ठीक है, सेकेंड फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार में देखोगे आर्टिकल 19, इस पे हम डिस्कस किए हुए हैं। आर्टिकल 21, ये दोनों पे हम थोड़ा विशेष जोर देकर पढ़ेंगे क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर मौलिक कर्तव्य देखिएगा। ठीक है, भारत में सहकारिता, राष्ट्रपति, राज्यपाल, यहाँ टॉपिक लिस्ट हम किए हुए हैं। फिर संसद, पार्लियामेंट, ठीक है, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर भारत का निर्वाचन आयोग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में आरक्षण, रिजर्वेशन इन इंडिया, पंचायती राज, गठबंधन सरकार, कोलिजन गवर्नमेंट, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, न्यायपालिका, मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसका तो ओवरव्यू बहुत बार आएगा भी जब प्रीएम्बल पढ़ रहे होंगे या और भी चैप्टर पढ़ रहेंगे, लेकिन इसको हम सेपरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, राजनीति का अपराधीकरण, भारतीय राजनीति एवं राजनीतिक दल पढ़ेंगे, है ना, इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टी पढ़ेंगे, संघीय व्यवस्था, फेडरलिज्म सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, इसे देखिए जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो वहां इमरजेंसी का जिक्र करते हुए हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में दबाव समूह, पुलिस सुधार, पुलिस रिफॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूसीसी, जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसके साथ इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है ना, फिर आप यहां देखोगे सुशासन एवं एआई। ठीक है, फिर आप देखोगे कुछ संवैधानिक संस्थाएं को हम लोग पढ़ेंगे। महिला आरक्षण विधेयक पढ़ेंगे, वुमेन रिजर्वेशन बिल। ठीक है, सीए, दिल्ली ऑर्डिनेंस, ये थोड़ा सा मुद्दा में रहा है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप आपराधिक कानून, दंड विधि सुधार, ये सब भी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखोगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 70वीं लेटेस्ट एग्जाम जो हुए थे। ठीक है, यहाँ पे इसका क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब अनुच्छेद 32 जब यहां किया तो आपको बैक ऑफ द माइंड में तुरंत याद आ जाना चाहिए बी आर अम्बेडकर। वहां के कोटेशन के साथ आप शुरू कर सकते हैं, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कब आएगा, जब आप अच्छे तरीके से पढ़े रहोगे। तो एक एक क्वेश्चन को हम डील करेंगे और उस पर हम लिखवा भी देंगे। ठीक है,
जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम डील करा देंगे, बस बेसिकली हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजनीति का प्राधिकरण, अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक भी वहां पे लिस्ट किए थे। ठीक है, ये भी सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि यह एक राजनीतिक घटना है। अब इसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाना, हाँ 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 ये तो है, समझ रहे हैं। इसका हमेशा बोलते हैं कि लॉजिकल उत्तर होना चाहिए, तर्क के साथ, तर्क की कसौटी पे अपने उत्तर को लिखे। क्या आप इस कथन से सहमत है? विश्लेषण और आप अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं। देखिए, जब आपका तर्क पूछा जा रहा है ना, पूछा जा रहा है क्या आप इस बात से सहमत हैं, तो आप अपनी बातों को उजागर नहीं करना है। जो विद्वता कह गए हैं, जो विचारक कह गए हैं, जो फिलोसफर कह गए, उनके बातों को यहाँ रखना है। अपने मन से अला वला कुछ भी नहीं लिखते चले जाना है। ठीक है, कॉलजियम प्रणाली से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, 73 74 पंचायती राज जब पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज का जिक्र होगा। ठीक है ना। अब भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकारों को, देखिए कॉलिजियन गवर्नमेंट हमेशा क्वेश्चंस आ रहा है कि युग तक राजनीति दलों के विकास का पता लगाए। क्या गठबंधन की राजनीति ने भारत में प्रधानमंत्री के अधिकार को कमजोर किया है? कारण बताएं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन कितने पार्ट्स में पूछे गए हैं, उसको पार्ट वाइज लिस्ट कर लेना है, पहले सोचना है। ठीक है, पहले थोड़ा सा सोच लेना है, फिर उस पे लिखना है। क्वेश्चन देखिए कॉलेजियन गवर्नमेंट पूरा भरे जा रहे, भाई क्या पूछा है उसको देखना है, उसके हिसाब से आपको आंसर करने हैं। नहीं तो बस फंडामेंटल राइट दिखे, फंडामेंटल राइट्स का पूरा इतिहास लिखे पड़े हैं, 1235 आर्टिकल है, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी, एकदम पूरा भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उस पे आप अपनी समझ को विकसित करिए, फिर देन आंसर लिखिए। क्वेश्चन पे जितनी अच्छी समझ विकसित होगी उतना आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, यहां भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस कथन के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी के रूप में भारत में राज्यपाल की भूमिका की जांच करें। क्या वे किसी भी रूप में अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं या नहीं? कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में काफी मजा आएगा। ठीक है, बस आपका नजरिया उस डायरेक्शन में होने चाहिए। नजरें बदलो तो नजारे खुद ही बदल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहां भी क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस इतने दिए हुए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 370 लेकर क्वेश्चंस पूछा गया है, तो हर एक क्वेश्चन पे हम आएंगे। जब भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो उससे पहले हम क्वेश्चन दिखा देंगे आपको। ठीक है, ये 69वीं बीसी में क्वेश्चंस पूछे गए थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। हम क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाए हैं, वहाँ पे डिटेल्स बताए हैं कि क्वेश्चन के डिमांड क्या है और डिमांड के अनुसार उसे किस तरीके से हमें आंसर करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए पूछा है, बताइए किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य की योजना प्रस्तुत करता है। तो भैया पहले प्रियम्बल अच्छे से पढ़िएगा, तभी तो इसकी योजना बता पाइएगा। ठीक है, अब देखिए जातीय जनगणना से पूछा है, कास्ट सेंसस से क्वेश्चन पूछा है, तो काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, है ना। आप पढ़िएगा तो आराम से इसको टैकल कर लीजिएगा। ठीक है, और लॉन्ग वाले में भी 4 रहते और करके रहते, तो वहां से भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे। इससे पहले भी हम पीडीएफ दे दिए थे। लगभग अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उसके सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, तो वहां से देख भी सकते हैं। तो आगे हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी, और स्टार्ट होने से जो बेसिक ओवरव्यू है पहले उसको हम लेकर चलेंगे, जिसे बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान, संविधानवाद, फिर इसके आगे हम लोग प्रियम्बल पर आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा और बेसिक ओवरव्यू देख लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेकर, संविधान सभा, और वहां से भी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो बेसिक ओवरव्यू है उसको भी हम कवर करेंगे। यदि शॉर्ट में क्वेश्चंस आ भी गए तो वो
आपसे बन जाना चाहिए, फिर आपको वहाँ घबराने की ज़रूरत ना पड़े कि हम ये चीज़ें पढ़े नहीं, कैसे रिलेट करें। और यदि आपने डीपली पढ़ा है, कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी अच्छी है, तो फिर कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आए, मानो कि डायरेक्ट नहीं क्वेश्चंस पूछा गया है, इनडायरेक्ट पूछा गया है, तो भी आप घुमा फिरा के उस क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। तो आई होप अच्छे से पढ़िए, इधर-उधर भटकने से अच्छा है कि जितने भी दिन हैं, जितने भी मंथ्स हैं, आप अपने ऊपर बिताएँ, सिलेबस के ऊपर बिताएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, लिखने का प्रयास करें। ठीक है, आप प्रॉपर वे में भी नहीं लिख सकते, लेकिन जब धीरे-धीरे लिखिएगा, तो 1 महीने बाद वही कॉपी का मूल्यांकन करिएगा, फिर अभी के कॉपी का मूल्यांकन करिएगा, देखिएगा आकाश-ज़मीन का अंतर है। ठीक है? नहीं, तो होता क्या है, दिल तो पागल है ना? इधर-उधर भटकेंगे ही, ठीक है? तो दिल को सही जगह पे ले जाना है, दिल और दिमाग को, ठीक है? दिमाग से भी काम लेना है ना? ज़्यादा भावनात्मक नहीं होना है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए, आई होप नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो मज़ा आएगा और एक-एक चीज़ों को हम लोग बेसिक तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।